नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं रेशमा, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। कल से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक जारी है। ये बैठक राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हो रही है। इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू समेत विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित हैं। इस बैठक के दौरान मानसून सत्र के दौरान दोनों सदनों की निर्बाध कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने पर चर्चा अहम है। मानसून सत्र इस महीने की 21 तारीख से अगले महीने की 21 तारीख तक चलेगा। इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। बिहार में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 95.92% मतदाता मसौदा सूची में शामिल हो गए हैं। इस प्रक्रिया में अभी 6 दिन और बाकी हैं। इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा छूटे हुए प्रत्येक मतदाता तक पहुंचने के लिए मिशन मोड में प्रयास जारी है। राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बीएलओ बीएलए ऐसे मतदाताओं का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। चुनाव आयोग प्रत्येक पात्र मतदाता को मतदाता सूची में शामिल करने में जुटा है। इसके लिए 1 लाख बीएलओ, 4 लाख स्वयंसेवक, राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्ति 1.5 लाख बीएलए मिशन मोड में काम कर रहे हैं। इस अभियान के तहत बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क स्थापित कर चुके हैं। साथ ही चुनाव आयोग देश भर में अखबारों में विज्ञापनों और अन्य सभी संभावित संचार माध्यमों से बिहार के ऐसे मतदाताओं को सूचित कर रहा है। शेष शहरी मतदाताओं को नामांकित करने के लिए बिहार के सभी 261 शहरी स्थानीय निकायों के सभी 5,683 वार्डों में विशेष शिविर भी लगाए गए हैं। साथ ही 1 अगस्त को प्रकाशित होने वाली मसौदा मतदाता सूची में कोई त्रुटि है तो उसे 30 अगस्त तक ठीक किया जा सकता है। राजस्थान में मानसून अगले 2 दिन कहर ढाने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने राजस्थान के 28 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में ऑरेंज जबकि पश्चिमी हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अजमेर में पिछले 48 घंटों में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। भारी बारिश के कारण शहर की आना सागर झील ओवरफ्लो हो गई है, जिससे शहर की मुख्य सड़कें और निचले इलाके दरिया में तब्दील हो गए हैं। मूसलाधार बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमों को राहत और बचाव कार्य में जुटने का निर्देश दिया है। बारिश के कारण लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस गया है। कई घरों को खाली कराना पड़ा है। बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। लगातार बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। निचले इलाकों में पानी घुस गया है, जिसके कारण बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। गांधी घाट और कृष्ण घाट का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं जल संसाधन विभाग की ओर से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने केरल और तटीय कर्नाटक में अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार अगले 7 दिनों तक केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में भारी से बहुत भारी बारिश जारी रहेगी। दक्षिण पश्चिम राजस्थान में भी अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम एजेंसी ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान ओडिशा, छत्तीसगढ़, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भारी बारिश का अनुमान जताया है। 24 जुलाई तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी। देश के पश्चिमी भाग में कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले 6 दिनों तक यही स्थिति बनी रहेगी। भारत में मलेरिया उन्मूलन की दिशा में एक बड़ी कामयाबी मिली है। भारतीय वैज्ञानिकों ने मलेरिया रोग के खिलाफ पहला स्वदेशी टीका तैयार कर लिया है, जो न केवल संक्रमण बल्कि उसके सामुदायिक प्रसार पर भी रोक लगाने में सक्षम है। आईसीएमआर और भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र आरएमआरसी के शोधकर्ताओं ने मिलकर ये स्वदेशी टीका तैयार किया है। इस टीके को फिलहाल एडफॉल्सीवैक्स नाम दिया गया है, जो मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम के खिलाफ पूरी तरह असरदार पाया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को युवा आध्यात्मिक सम्मेलन को नशा मुक्त भारत अभियान की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। उन्होंने इस सम्मेलन पर आधारित एक लेख को साझा करते हुए इस मुहिम में युवाओं की भागीदारी को जमकर सराहा। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, डॉक्टर मनसुख मांडविया इस बात को विस्तार से बताते हैं कि युवा आध्यात्मिक सम्मेलन कैसे नशा मुक्त भारत के निर्माण में एक बड़ा कदम है। डॉक्टर मांडविया ने अपने पोस्ट में कहा कि ये सम्मेलन केवल एक आध्यात्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि नशे के खिलाफ एक राष्ट्रीय युवा आंदोलन की शुरुआत है। उन्होंने लिखा, ये एक राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए आध्यात्मिक जागरण है। भारत के युवा अब नशे की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए नेतृत्व कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का नेतृत्व किया। इस राष्ट्रव्यापी फिटनेस आंदोलन की शुरुआत दिसंबर 2024 में हुई थी। ये पहल साइकिलिंग को एक टिकाऊ, समावेशी और पर्यावरण अनुकूल व्यायाम के रूप में बढ़ावा देने वाली है, जिसके अनेक स्वास्थ्य लाभ हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, संडे ऑन साइकिल देश में एक अभियान के रूप में चलता है। आज देश के सभी शैक्षिक संस्थान ने 6000 से अधिक स्थानों पर संडे ऑन साइकिल करके नशा मुक्ति का संदेश दिया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का मानवीय चेहरा एक बार फिर सामने आया है और इस बार ये पवित्र अमरनाथ यात्रा के दौरान देखने को मिला। महाराष्ट्र के 67 वर्ष के काचू कोले के घुटने में चोट लग जाने से उन्हें बालटाल से बाबा अमरनाथ मंदिर पैदल जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। सीआरपीएफ के पर्वतीय बचाव दल ने काचू कोला की ऊपर चढ़ने में भरपूर सहायता की। बालटाल और बाबा अमरनाथ मंदिर के बीच की दूरी 14 किलोमीटर है, जिसे पैदल या टट्टुओं की मदद से तय किया जाता है। श्रावण मास में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए निकलने वाले कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है। बागपत में शिव भक्त कांवड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर एक अनूठी पहल की। कांवड़ मार्ग पर श्रद्धालुओं पर फूलों की वर्षा की। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस सावन में कांवड़ यात्रा के दौरान न सिर्फ सुरक्षा दे रही है बल्कि सेवा की मिसाल भी बन रही है। पुलिसकर्मी कांवड़ियों के जख्मों पर मरहम लगा रहे हैं, पानी पिला रहे हैं और प्राथमिक उपचार दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ किसान संगठन के पदाधिकारी कांवड़ियों की सेवा करने में जुटे हैं। भाकियू लोकहित के पदाधिकारियों ने भी कांवड़ियों की सेवा के लिए भंडारा और पंडाल की व्यवस्था की है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कांवड़ियों के लिए प्रशासनिक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से की गई हैं। इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। यात्रा मार्गों की निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही पुलिस बल भी तैनात किया गया है। इस पर कांवड़ियों ने प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ की है। कांवड़ियों के लिए भंडारा और पंडाल की व्यवस्था की है। जिले के धोला कुआं में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई सत्रों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश में अमरोहा में धार्मिक सद्भाव और भाईचारे की अनूठी मिसाल देखने को मिली। यहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कांवड़ियों पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। जम्मू कश्मीर सशस्त्र पुलिस की ओर से डल झील के किनारे आयोजित साइक्लोथॉन पैडल फॉर पीस में भारी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। जम्मू कश्मीर सशस्त्र पुलिस बल के एडीजी आनंद जैन ने बताया, साइकिल थ्रू पैराडाइज हमारा वार्षिक कार्यक्रम है। हर साल जम्मू कश्मीर पुलिस इस साइकिल रेस का आयोजन करती है। इसमें सभी वर्गों के 5 से 60 वर्ष की आयु के लोग भाग लेते आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हो रहे पैडल थ्रू पैराडाइज साइक्लोथॉन में दिव्यांगजन ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिला कोरबा के पहाड़ी व जंगल के खाली पड़े स्थानों पर सीड बॉल तकनीक से पौधारोपण और पौधा वितरण किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिला कोरबा के पहाड़ी व जंगल के खाली पड़े स्थानों पर सीड बॉल तकनीक से पौधारोपण किया जा रहा है। ड्रोन के माध्यम से पहाड़ी इलाकों के साथ ही जंगल में सीड बॉल गिराए जा रहे हैं। हरदोई में टडियावा और बेनीगंज पुलिस ने सीआरएस पोर्टल को हैक कर फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 1 लैपटॉप, 4 मोबाइल फोन और फर्जी प्रमाण पत्र बरामद हुए हैं।
ग्राम विकास अधिकारी राजीव श्रीवास्तव ने थाना टडियावा में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि उनकी सरकारी आईडी हैक करके कोई अज्ञात व्यक्ति सीआरएस पोर्टल पर फर्जी प्रमाण पत्र जारी कर रहा है। पुलिस ने लखनऊ के अभिषेक गुप्ता, कुशीनगर के धर्मेंद्र, मध्य एशिया और बिहार के सहरसा निवासी रुपेश कुमार को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुधेश्वर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ में कांवड़ यात्रा का हवाई सर्वेक्षण किया और कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। ओडिशा के पुरी जिले के बलंगा में कुछ बदमाशों ने एक 15 वर्षीय लड़की को आग लगा दी। उसे एम्स भुवनेश्वर में भर्ती कराया गया है। एम्स भुवनेश्वर के बर्न्स विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर संजय गिरी ने बताया, मरीज 70 से 75% तक जल चुकी है। उसे तरल पदार्थ दिया जा रहा है। उसकी हालत गंभीर है और उसे आईसीयू में निगरानी में रखा गया है। हमने 12 डॉक्टरों और 2 नर्सिंग अधिकारियों की एक समिति बनाई है जो मरीज की देखभाल कर रही है। बीजेडी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुरी जिले के बलंगा में आग लगने की घटना को लेकर एम्स भुवनेश्वर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश में संभल के एएसपी राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया, एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पॉस्को और यौन उत्पीड़न की उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर सीआरपीएफ जवान के साथ हुई मारपीट पर रेलवे स्टेशन के आरपीएफ इंचार्ज चमन सिंह तोमर ने कहा, इस संबंध में हमने 7 आरोपियों को हिरासत में लिया है और उचित कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में महिलाओं के सशक्तिकरण में व्यापक परिवर्तन हुआ है। इन वर्षों में अब तक सैनिक विद्यालयों और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश जैसे अज्ञात क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी हुई है। इसके अलावा उन्होंने कहा, महिला भागीदारी के जरिए बिहार का विकास विषय पर पटना में आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने महिलाओं की भागीदारी से आगे बढ़कर महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास का संकल्प लिया है। आईएनएस के संध्याक दल ने मलेशिया के राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण केंद्र का दौरा किया। महानिदेशक जल सर्वेक्षण और वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। जल सर्वेक्षण के इतिहास, डेटा संग्रहण विधियों और भारत मलेशिया समुद्री तालमेल की सुदृढ़ करने में संयुक्त परिचालन भूमिकाओं पर चर्चा हुई। और बुलेटिन में फिलहाल यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए डीडी। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए एक्सप्रेस 100 में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत में लगभग 76,000 स्टार्टअप महिलाओं के नेतृत्व में हैं। इनमें से बड़ी संख्या टियर 2 और टियर 3 शहरों से है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र बनने का मार्ग सशक्त महिलाओं और युवाओं द्वारा तय किया जाएगा, जैसा पीएम मोदी ने महिला नेतृत्व विकास के प्रतिमान के तहत परिकल्पित किया है। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने राजस्थान में 435 मेगावाट की गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। प्रहलाद जोशी ने कहा कि यह परियोजना नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति को दर्शाती है। राजस्थान अब ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की पहचान है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत अपने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का निरंतर विकास कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वन नेशन वन गैस ग्रिड के विजन पर काम आगे बढ़ रहा है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पिछले 3 वर्षों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के बजाय घटी हैं।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। इनोवेशन और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की दिशा में एक रणनीतिक कदम के रूप में डीपीआई ने नई दिल्ली में इंडस्ट्री 4.0 पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया। वित्त मंत्रालय के अनुसार वर्कशॉप का ये दौर देश के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित किया जाएगा और इन क्षेत्रों में सीपीएसई स्थित होंगे। इसके अगस्त 2025 के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने कहा कि ओडिशा में 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे परियोजनाएं की जा रही हैं लागू। चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार भारत में वित्त वर्ष 2025 में चाय निर्यात 2.85% से बढ़कर लगभग 26 करोड़ किलोग्राम हुआ। वित्त वर्ष 2025 में उत्तर भारत से चाय निर्यात की मात्रा 161.20 मिलियन किलोग्राम तक पहुंची। वहीं दक्षिण भारत में निर्यात 4.92% घटकर 96.68 मिलियन किलोग्राम रहा। डाक विभाग ने कहा कि 21 जुलाई से दिल्ली के डाकघरों में एक एडवांस डिजिटल प्लेटफॉर्म लागू किया जाएगा। भारत का कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में सालाना आधार पर 7% से अधिक बढ़कर $5.96 अरब हुआ। निर्यात में ये वृद्धि मुख्य रूप से चावल, मांस और फलों सब्जियों के मजबूत शिपमेंट की वजह से दर्ज की गई। ईडी ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स को बढ़ावा देने के आरोप में टेक दिग्गज गूगल और मेटा को नोटिस भेजा। 21 जुलाई को होगी पूछताछ। मेड इन इंडिया सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7, गैलेक्सी Z Flip 7 और गैलेक्सी Z Flip 7 FE स्मार्टफोन को भारत में रिकॉर्ड 2.1 लाख प्री ऑर्डर मिले। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कश्मीर में हस्तनिर्मित उत्पादों के निर्यात ने 300 करोड़ रुपए के आंकड़ों को किया पार, जो पिछले 4 वर्षों में सबसे अधिक है। जेके सीमेंट लिमिटेड का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में 75.4% बढ़कर 324.25 करोड़ रुपए हुआ। निजी क्षेत्र के येस बैंक का जून तिमाही में शुद्ध लाभ 59% बढ़कर 801 करोड़ रुपए हुआ। CoinGecko के जारी आंकड़ों के अनुसार क्रिप्टो उद्योग लगभग $4 ट्रिलियन की आंकड़े पर पहुंचा। EY की रिपोर्ट के अनुसार 2025 की पहली छमाही में घरेलू IPO बाजार में कुल 108 सौदे हुए, जिनमें से $4.6 अरब की पूंजी जुटाई। नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण ने देश के सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के एक्सेस को ब्लॉक करने का आदेश दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ नई शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा। यूक्रेन और रूस के बीच अगले सप्ताह हो सकती है बातचीत। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इस बात की पुष्टि की है कि यूक्रेनी रक्षा परिषद के सचिव रुस्तम उमरोव ने अगले सप्ताह रूसी वार्ताकारों के साथ बैठक की पेशकश की है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि शांति सुनिश्चित करने के लिए नेतृत्व स्तर पर एक बैठक जरूरी है। इस साल की शुरुआत में तुर्की में यूक्रेन और रूस के बीच 2 दौर की वार्ता से कैदियों और सैनिकों के शवों के आदान प्रदान पर सहमति के अलावा और कुछ नहीं निकला। वहीं रूस की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये प्रस्ताव यूक्रेन पर रूस की ओर से व्यापक हवाई बमबारी के कुछ घंटों के बाद आया है, जिसमें कुछ लोग मारे गए। सीरिया में युद्ध विराम लागू करने के लिए संघर्ष के बीच डूज क्षेत्र में झड़पें जारी। लड़ाई में अब तक सैकड़ों लोगों की हुई मौत। सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने सभी पक्षों से युद्ध विराम के लिए प्रतिबद्ध होने तथा सभी क्षेत्रों में शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आग्रह किया। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि सहायता वितरण स्थल तक पहुंचने की कोशिश करते समय इजरायली गोलीबारी में कम से कम 36 लोगों की मौत।
वहीं इजरायली सेना ने कहा कि उसने उन संदिग्धों पर चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाईं जो उनके सैनिकों की ओर से बढ़ रहे थे। सेना ने कहा कि उन्होंने रुकने के लिए कहा था, लेकिन वे नहीं माने। वियतनाम के हेलोंग बे में तूफानी मौसम के चलते एक पर्यटक नाव पलटी, जिसमें कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई। 8 लोग लापता की तलाश अभी भी जारी है। सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बचाव दल लापता लोगों की तलाश में जुटा है। इस नाव में 48 यात्री और चालक दल के 5 सदस्य सवार थे। वियतनाम के प्रधानमंत्री फॉम मिन चिन ने मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। इसी के साथ उन्होंने घटना के कारणों की जांच के भी आदेश दिए। कोल्डप्ले कंसर्ट में गले मिलते हुए वीडियो वायरल होने के बाद एस्ट्रोनॉमर के सीईओ एंडी बायरन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लॉस एंजलिस के नाइट क्लब में एंट्री करने के लिए इंतजार कर रहे लोगों की भीड़ को कार ने मारी टक्कर। इस घटना में कम से कम 30 लोग घायल, 7 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ब्रिटेन की संसद के बाहर प्रतिबंधित समूह फिलिस्तीन एक्शन का समर्थन कर रहे लोगों पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने 55 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। जापान में आज होने जा रहे हैं उच्च सदन के लिए चुनाव। ऊपरी सदन की कुल 248 सीटों में से 125 पर चुनाव होना है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये चुनाव जापान की राजनीतिक दिशा को तय करेगा। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो इशिबा की पार्टी एलडीपी और उसकी सहयोगी कीमतों को बहुमत के लिए कम से कम 50 सीटें जीतनी होंगी। ताजिकिस्तान में महसूस किए गए भूकंप के झटके। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र अनुसार ताजिकिस्तान में 4.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिसकी गहराई 160 किलोमीटर थी। हंगरी में आयोजित कुश्ती रैंकिंग सीरीज में भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। भारतीय पहलवानों ने इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ कुल 6 पदक जीते। भारत को इस टूर्नामेंट का छठा पदक प्रिया मलिक ने दिलाया। 76 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में प्रिया को 3 से 4 के करीबी अंतर से रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल ने बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक जीता। अंतिम ने 53 किलो भार वर्ग के फाइनल में रूस की नतालिया मालिशेवा को 7-4 से मात दी। वहीं भारत की 19 वर्षीय पहलवान हर्षिता मोर ने भी 72 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। जूनियर एशियन चैंपियन हर्षिता ने 4 बार की विश्व चैंपियनशिप मेडलिस्ट जमीला को 10-0 से शिकस्त दी। फिडे महिला शतरंज विश्व कप में ग्रैंड मास्टर कोनूरू हम्पी, डी हरिका, आर वैशाली और अंतर्राष्ट्रीय मास्टर दिव्या देशमुख क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही भारत ने टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल चरण में 4 खिलाड़ियों के साथ पहला देश बनकर इतिहास रच दिया है। भारत की महिला चेस ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने स्विट्जरलैंड की अलेक्जेंड्रा कोस्टेन्युक को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं दिव्या देशमुख ने चीन की दूसरी वरीयता प्राप्त झू जिनर को हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। उन्होंने पहला गेम काले मोहरे से जीता और दूसरा ड्रॉ खेला। भारत की डी हरिका ने रूस की कैटरीना लाग्रो से पहला गेम हारने के बाद वापसी की। उन्होंने दूसरा गेम जीता, फिर ड्रॉ खेला और फिर टाई ब्रेक में जीत हासिल कर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। न्यूजीलैंड ने त्रिकोणीय टी20 सीरीज के तीसरे मैच में जिम्बाब्वे को 8 विकेट से हरा दिया। जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 120 रन बनाए। जवाब में कीवी टीम ने 13.5 ओवर में 2 विकेट खेलकर लक्ष्य हासिल कर लिया।
तो एक्सप्रेस न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इजाज़त दें, नमस्कार।